हेलो एवरीवन, माई सेल्फ धर्मेंद्र कुमार। और आज के सेशन में बात करेंगे नीट के लिए जो अब बचा हुआ समय है, नेक्स्ट जो 4 मंथ्स है उसमें आपकी क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए कि आप 650 प्लस मार्क्स लेके आ जाओ 720 में से 650 नंबर से अधिक आप कैसे लेके आ सकते हो उसके बारे में बात करेंगे। अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा है, 4 महीने में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कभी ना कभी कोई शादी में चला गया है, कोई छुट्टी हो गई, कभी तबीयत खराब हो गई, इसलिए मैंने लगभग 4 महीने ही यहाँ पर लिया है। तो उन 4 महीनों में 120 डेज की क्या स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए, क्या प्लानिंग आपकी यहाँ पर होनी चाहिए जिससे आप सेलेक्ट हो जाओ बचे हुए समय में पढ़ करके। तो आज के सेशन में बात करेंगे कि आपका स्टडी प्लान रहना चाहिए, कौन कौन सी बुक्स हैं जो अच्छी रहेगी आपकी तैयारी के लिए, और आपका डेली शेड्यूल क्या होना चाहिए जिससे आप एक बार में ही क्या हो जाओ, नीट में सेलेक्ट यहां से हो जाओ। तो स्टार्ट अपन करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए नीट एग्जाम के लिए मास्टर प्लान जो है वो। सबसे फर्स्ट अगर अपन बात करें तो वो है आपका स्टडी रिसोर्सेज, क्या आपको पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना है। तो अब जो बाकी बचा हुआ समय है उसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि मैं फला फला कोचिंग का ऑनलाइन कोर्स यहाँ से ज्वाइन कर लेता हूँ या ऑफलाइन कोर्स में यहाँ से ज्वाइन कर लेता हूँ जिससे काम आसान हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। तो अब आपका ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करने का अगर आपने कर रखी है तो आपका रिवीजन का समय, और आपने बिल्कुल भी स्टार्टिंग से नहीं की है तो अब करने की भी आपको जरूरत नहीं है क्योंकि इतना समय अपने पास नहीं है। अब केवल मेन मुद्दा यह है कि आपने जो पहले से पढ़ रखा उसको आप कितनी बार रिवाइज कर सकते। नए सिरे से आप अगर आप पढ़ते हैं तो थोड़ा मुश्किल यहां से हो जाएगा। अगर आपको 20 to 30% सिलेबस आपने पहले से कवर कर रखा है तो आप कर सकते हैं। समझ रहे हो बात को। तो सबसे फर्स्ट बात यह है कि कोई भी ऑनलाइन क्लास है उससे आपको क्या करना है, बचना है, नहीं लेना है, वो ज्वाइन नहीं करना है। अब दूसरा पॉइंट ये आपको ध्यान में रखना है कि अब आपको नोट्स भी नहीं बनाना है। अगर आप YouTube से कोई लेक्चर देख रहे हो, वन शॉट वीडियो देख रहे हो, या ऑनलाइन आपने कोई कोर्स पहले से ज्वाइन कर रखा था उसके नोट्स बनाने आप बैठ चुके हो तो संभव नहीं है क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है। ठीक है, बायो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के तीनों अगर ओवरऑल आप देखते हो तो सिलेबस काफी बड़ा है। अब नोट्स बनाना पॉसिबल नहीं है। अब आपको करना क्या है, या तो प्रिंटेड नोट्स आपके पास पहले से हैं तो उसे पढ़िए, नहीं तो उसी को आप लीजिए। ठीक है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, केवल आपको अभ्यास अभ्यास और अभ्यास ही यहां से करना है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस आप करोगे क्वेश्चंस का उतना ही ज्यादा आपको हेल्प यहां से मिलेगा। केवल थ्योरी पढ़ने से भी काम नहीं चलेगा क्योंकि अपन बोर्ड का एग्जाम तो दे नहीं रहे। अगर बोर्ड का एग्जाम देते तो समझ में आता है कि कुछ ना कुछ लिख देंगे वहां पर अपन, तो यहाँ तो क्या लिखेंगे, यहाँ तो आपको बबल्स फिल करना है। बबल्स कैसे फिल करो जब तक आपको आइडिया नहीं होगा, प्रैक्टिस करनी आपको यहाँ से पड़ेगी। टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा यहाँ पर रोल है। टाइम को मैनेज आपको करना है क्योंकि समय अपने पास कम है, 120 दिन का ही समय है मात्र, ज्यादा नहीं है। तो उसमें आपको आप देखिए कितने घंटे आप डेली पढ़ सकते हैं, 8 घंटे, 10 घंटे, 6 घंटे, अपने अकॉर्डिंग। आप चाहो तो शॉर्ट टर्म नीट क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। शॉर्ट टर्म का मतलब जो 1.5 महीने या 2 महीने में अपना कंप्लीट सिलेबस का रिवीजन वहां से हो जाएगा। उसके साथ साथ में बहुत सारी कोचिंग जो टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल करवाती है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए, जिसमें चैप्टर वाइज टेस्ट होना जरूरी है। सर अब तो आपने ये तो बताया नहीं कि कौन सी बुक पढ़नी है और कौन सी नहीं पढ़नी। देखो, बुक्स पढ़ने के लिए बायो में तो आपको पता है एनसीईआरटी ही माँ है, एनसीईआरटी सब कुछ, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। केमिस्ट्री में ये अपन कह सकते हैं कि एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे, उसके बीच के जो एग्जांपल्स हैं, उदाहरण हैं, उसके पीछे की जो एक्सरसाइज है वो आप उसके जो क्वेश्चन है वो सोल्व करोगे तो 70 to 80% सिलेबस वहां से आपका पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, और फिजिक्स में आपको जो भी बुक्स है चाहे मॉड्यूल है, क्योंकि फिजिक्स में एनसीईआरटी आपको समझ में आएगी नहीं एक बार। ठीक है, आप फिजिक्स के लिए कोई कोर्स छोटा सा ले सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, यूट्यूब की हेल्प ले सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स वहां पर आपको अलग अलग बेहतरीन टीचर्स मिल जाएंगे जो अवेलेबल करवाते हैं, जो पढ़ाते हैं बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। जरूरी नहीं कोचिंग पे ही आप जब, और किसी कोचिंग को आपने ज्वाइन कर रखा तो फिजिक्स को आप अच्छे से आप पढ़ लीजिए। मेन मुद्दा अपना ये है कि जितना ज्यादा अपने पास क्या होगा, स्टडी मटेरियल होगा, जितना ज्यादा मटेरियल अपने पास होगा, रिवीजन जो होगा भाई साहब वो उतना ही क्या होगा, कम होगा। तो आपको करना क्या है, स्टडी मटेरियल्स जो है अपना उसको कम से कम रखना जिससे ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम टाइम अपन क्या कर सके, रिवीजन कर सके, एक ही चीज को बार बार अपन पढ़ सके। जितना ज्यादा यहां से भी कोचिंग से ले लिया, भैया का ले लिया, चाचा का ले लिया, उसका ले लिया, दीदी का ले लिया, तो संभव नहीं है। समय अपने पास वापस से कह रहा हूं कम है, आपको कम से कम रखना है। बायो में तो एनसीईआरटी के बाहर एक भी लाइन आपको नहीं पढ़नी है। केमिस्ट्री में एनसीईआरटी आपको पढ़ के ही जानी है, चाहे फिजिकल हो, चाहे ऑर्गेनिक हो, चाहे इनऑर्गेनिक हो।
और फिजिक्स में आप हेल्प ले सकते हो बाहर से, ये मैं पहले से आपको बता रहा हूँ। अब मैंने बुक्स का नाम कोई भी नहीं बताया यहाँ पर, ऐसा नहीं किसी पब्लिशर का मैं यहाँ पर पब्लिकेशन करने आया हूँ या किसी कोचिंग आया हूँ, नहीं। वो आपको देखना है कि ये इसको मुझे पढ़ना, तो सिर्फ इसी को ही मुझे पढ़ना, चाहे वो इंडिया में कहीं से भी नोट्स अवेलेबल आपको हो रहे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं स्टडी प्लान आपका क्या होना चाहिए। आपको सबसे फर्स्ट तो एक प्लानिंग करनी है पढ़ने के लिए, बिना प्लानिंग के तो कुछ हो ही नहीं सकता, ये तो आपको पता ही है। किसी भी चीज को आप स्टार्ट कर रहे हो तो बिना प्लानिंग के काम नहीं होगा, और उस प्लान को आपको उस प्लान को स्टिक रहना है, चिपक जाना उस प्लान को। ऐसा नहीं कि आज मैंने प्लान बनाया, टाइम टेबल बना लिया, 14 घंटे पढ़ूंगा, और कल वापस 14 घंटे पढ़ लिए, लेकिन परसों अरे बोला यार बहुत हो गया यार, बहुत ज्यादा पढ़ाई कर ली, अब नहीं करेंगे, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। भले आप दिन में 6 से 7 घंटे ही पढ़े, लेकिन लास्ट तक आपको पढ़ना है, 120 दिन आपको पढ़ना है, 7-7 घंटे, इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आप पढ़ लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे क्वेश्चंस की, तो सिलेक्शन हो जाएगा गारंटीड, ठीक है। सो प्लान जो अपन बना रहे हैं, सबसे पहले आपको टाइम टेबल यहाँ से बना लेना है। उसके बाद में आपकी प्रायोरिटी, प्राथमिकता आपको देनी है, आपका पसंदीदा सब्जेक्ट कौन सा है, आपकी स्ट्रेंथ किसके अंदर है, जे कि उसका मतलब कि वहां से तो मेरे मार्क्स कट ही नहीं सकते, वो चैप्टर हो सकता है, वो सब्जेक्ट हो सकता है, वो कोई यूनिट हो सकती है, उसको आप पहले से कंप्लीट करके चलो। नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं कि बोले यार ये तो मेरे को आता है, इसको मैं बाद में पढ़ लूंगा, जो नहीं आता उसको मैं पहले पढ़ लेता हूँ। जो नहीं आता उसमें टाइम ज्यादा चाहिए, तो जो आता है वो भी अपन रिवाइज नहीं कर पाएंगे। लेकिन दूसरे टाइप के स्टूडेंट कैसे होते हैं कि यार ये तो मेरे को पहले आता है, इसको तो मैं कंप्लीट करके रख देता हूँ, यहाँ से तो मार्क्स कटेंगे ही नहीं, तो और आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा, यहाँ से बढ़ेगा आपका कॉन्फिडेंस। तो आपको सोचना है कि कौन सा मेरा स्ट्रेंथ है। बायो आपको अच्छी लगती है तो बायो पहले पढ़ लो, पहले का मतलब ये नहीं कि पूरे के पूरे चैप्टर एक साथ पढ़ने बैठ गए, 1 महीना बायो पढ़ूंगा, नहीं। डेली जो अपन टाइम टेबल बना रहे हैं उसकी बात अपन कर रहे हैं कि ये टॉपिक मैं कर लूंगा इजीली, आधे घंटे में, 45 मिनट में बायो में निपटा सकता हूँ या सकती हूँ। फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, जो भी आपको अच्छा लगता है, तो आपको देखना पड़ेगा कौन सा पसंदीदा विषय है और कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक है। डेली आपका टारगेट डिसाइड आपको करना, लक्ष्य निर्धारित आपको करना, छोटे छोटे, ऐसा नहीं कि बड़े कर लिए। आज फिजिक्स के 3 चैप्टर, बायो के 4 चैप्टर और केमिस्ट्री के 4 चैप्टर पढ़ के ही सोऊंगा, नहीं तो सोऊंगा ही नहीं, खाऊंगा ही नहीं, पीऊंगा ही नहीं, तो ऐसा नहीं चलेगा। छोटे छोटे टारगेट आपको सेट करने कि इस 45 मिनट में मुझे 45 क्वेश्चन सोल्व करने हैं, नेक्स्ट 45 मिनट्स में मुझे एलगी पढ़ना है, नेक्स्ट 45 मिनट्स में मुझे सोल्यूशन का या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये टॉपिक पढ़ना है। इतना आप करेंगे, ठीक है, मतलब पहले से वो रहेगा, इतने इसमें मैं करूंगा, तब तो काम हो जाएगा। बड़े बड़े टॉपिक्स आप अगर लेंगे और वो मान लो एक दिन तो पूरे हो गए, लेकिन नेक्स्ट अगर पूरे नहीं हुए, फिर नेक्स्ट अगर पूरे नहीं हुए, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो नीचे आ जाएगा। तो छोटे छोटे टारगेट आपको यहाँ से सेट करने हैं। बीच बीच में ब्रेक लेना है, जैसे मैंने आपको बता दिया, 1 घंटा आपकी आपकी सिटिंग है, 1.5 घंटा है, 2 घंटा मिनिमम, 2 आवर्स की सिटिंग तो होनी ही चाहिए आपकी एक सब्जेक्ट के लिए। उसके बाद में आप ब्रेक ले सकते हैं, 5 मिनट, 10 मिनट या 15 मिनट का, वो आप ब्रेक ले, ठीक है। और उस समय आपको पढ़ाई के बारे में कुछ भी नहीं सोचना। फिर आप समीक्षा करें, एनालाइज आप करें कि जो आपने पढ़ा है वो याद है या नहीं। अपने आप से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, ये फला मैंने पढ़ा था कि क्लोरोफाइसी के अंदर ये होता है, या हरे शैवाल के अंदर कौन कौन से अपवर्णक मिलते हैं। तो आपके दिमाग में अपने आप से क्वेश्चन जैसे जैसे फ्रेम होंगे, वैसे वैसे आंसर्स भी आपको याद रहेंगे वहां से, ठीक है। ये आपको बता चुका हूं मैं, ताकत और कमजोरी को आपको पहचानना है, व्यवस्थित रहे। व्यवस्थित रहेगा मतलब समझ में आ रहा है आपको, 6 से 7 घंटे पढ़ने तो पढ़ना ही है, ज्यादा भी नहीं पढ़ना, कम भी नहीं पढ़ना। हेल्प चाहिए तो आप हेल्प ले सकते, ऐसा नहीं कि किसी में डाउट है तो यार टीचर से पूछूंगा तो टीचर क्या सोचेगा, इतना सा सवाल नहीं आता तेरे को, ये तो मैंने क्लास में बताया था, इंसल्ट वहां से हो जाएगी। तो इंसल्ट नहीं होगी भाई साहब, इंसल्ट वहां से नहीं होगी। आप टीचर की हेल्प ले सकते हैं, अपने क्लासमेट्स की हेल्प आप ले सकते हैं, घर में किसी भी जो मेंबर है, मदर है, फादर है आपके, या कजन है, उनकी भी आप हेल्प ले सकते हैं। जरूरी नहीं स्टडी से रिलेटेड ही, अगर स्टडी से रिलेटेड है तब भी आप ले सकते हो। अदरवाइज कोई दूसरी प्रॉब्लम चल रही है, कभी पढ़ने का मूड नहीं हो रहा, तो उनसे आप बात कर सकते हो, डिस्कशन उनसे कर सकते हो, जिससे काफी अच्छा आपको वहां से फील होगा, तो ये आप मदद ले सकते हैं। नेक्स्ट रिवीजन की अगर अपन बात करें, तो रिवीजन, अब आपने पढ़ लिया सारा सब कुछ, तो रिवीजन भी तो करना पड़ेगा भाई साहब, कम से कम 2 से 3 बार। केवल थ्योरी थ्योरी पढ़ते अपन थोड़ी चलेंगे। तो सबसे पहले तो आपकी जो सुटेबल जगह होनी चाहिए, जहां आप पढ़ रहे हो वो जगह अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। एक टाइम टेबल आपने बना लिया, एक सारणी वहां से बना ली, और उस पर आपको कायम रहना भाई साहब, अपनी बात का रहना आपको। फिर अध्ययन जो आप कर रहे हो वहां आपको पहुंचना है, याद उसको करना है, संक्षेप में करना है। ऐसा नहीं कि मैंने पिछली बार पूरा का पूरा डेरिवेशन पढ़ा था तो इस बार भी पूरा का पूरा डेरिवेशन पढ़ूंगा, तभी काम चलेगा। डेरिवेशन की जगह आप उसमें से कुछ कुछ पॉइंट्स निकाल लीजिए, फॉर्मूलाज निकाल लीजिए, जिससे न्यूमेरिकल आप सीधा वहां से सोल्व करो, ठीक है।
किसी ऐसे व्यक्ति को आपको ढूंढना है जो इस विषय के बारे में या तो कुछ भी नहीं जानता है या जानता है, दोनों में से किसी को भी आप ढूंढ सकते हो। जो कुछ भी नहीं जानता उसको आपको समझाना है, समझाने की कोशिश करनी है जब भी आप फ्री टाइम में कि भाई साइंस में ऐसा ऐसा होता है। और जो जानता है उसको तो बहुत अच्छे से आपको बताना, नहीं तो वो गलती पकड़ लेगा आपकी। right? तो किसी भी बंदे को आप ढूंढ सकते हो अगर मिल जाए तो। आपको एग्जाम के लिए मार्गदर्शिका या पुराने परीक्षण जो ओल्ड पेपर्स है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो अपने पास है नीट के, उनकी हेल्प आपको लेनी है। उसी से आपको आइडिया हो जाएगा 50% एग्जाम का। तो ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर की अगर अपन बात करें तो लगभग 30 to 40% क्वेश्चंस तो आपको उसमें मिल जाएंगे जो एग्जाम होने वाला है उसके अंदर। और बाकी कुछ ऐसे होंगे जिसमें केवल लैंग्वेज चेंज रहेगी, सेम टॉपिक से क्वेश्चन मिलेगा आपको। आपको आइडिया हो जाएगा कि इस टॉपिक से ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसकी लैंग्वेज ऐसी रहती है। तो प्रीवियस ईयर्स लास्ट 4 to 5 ईयर्स के क्वेश्चंस तो आपको सोल्व करने ही करने हैं, भले 2 से 3 बार उनको करना पड़े। समझ समझ के उन क्वेश्चंस को आप कीजिए, बिना उसके काम नहीं बनेगा। एकाग्रता आपको बढ़ानी है तो ब्रेक आपको बीच बीच में लेना है, और दोस्तों के साथ रिवीजन आप कर सकते हैं। और निश्चित आपको रहना है, ऐसा नहीं कि डर गए घबरा गए। टेस्ट और एनालिसिस की अपन बात करें तो टेस्ट का भी काफी बड़ा रोल है। जो आपने टॉपिक पढ़ लिया बिना टेस्ट दिए उसका आपको पता नहीं चलेगा, टेस्ट आपको देना है। मान लीजिए आपके टोटल 10 टेस्ट होते हैं रिवीजन के लिए, क्लियर है? और 100 मार्क्स का एक पेपर होता है, तो 100 में से आपके कभी आ गए 90, कभी आ गए 80, तो 85 एवरेज में मान लेता हूं कि हर एक टेस्ट में आपका जो स्कोर रहता है कितना रहता है, 85 रहता है। तो लगभग 10 टेस्ट की अगर अपन बात करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा सर, 850 मार्क्स टोटल आपके आते हैं, किसमें से, आउट ऑफ 1000। मतलब अभी भी आपका 150 मार्क्स के जो टॉपिक्स हैं या जो चैप्टर हैं आपको नहीं आता है, आपने अच्छे से उसका रिवीजन नहीं किया। वो किससे पता चल रहा है, वो हमको टेस्ट से पता चल रहा है। और इन्हीं 150 क्वेश्चंस, 150 मार्क्स वाले जो टॉपिक्स हैं, जो चैप्टर्स हैं, उन पर आपको वापस से काम करना है। उनका मैक्सिमम टाइम आपको रिवीजन करना है, मैक्सिमम क्वेश्चंस वहां से उसको सोल्व करना है, तब काम आसान होगा। समझ पा रहे हो? तो टेस्ट का बहुत बड़ा रोल है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो ये आपको करना है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट और लास्ट, डेली शेड्यूल आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। डेली का जो टारगेट है, या तो स्कूल के आप बच्चे हो, स्टूडेंट हो तब भी, या कोचिंग के हो तब भी, आपको डेली ये ध्यान में रखना है 150 से 250 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, तीनों सब्जेक्ट। अगर आप स्कूल जाते हैं तो आपको इंग्लिश और हिंदी भी वहां से पढ़नी पड़ेगी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के अलावा, तो वे आपको करना है। लेक्चर्स जो है कोचिंग के वीडियो जो, उस पर कम टाइम आपको व्यतीत करना है। और सेल्फ स्टडी आपको करनी है और किताबों से तैयारी करनी है, ऑनलाइन नहीं। ये नहीं कि छोटे छोटे टॉपिक्स यार यूट्यूब से देख लेते, शॉर्ट ट्रिक ढूंढते, इसकी उसकी भी शॉर्ट ट्रिक ढूंढते, इसकी भी शॉर्ट ट्रिक ढूंढते, तो इतनी शॉर्ट ट्रिक याद भी नहीं रहेगी आपको। तो सारा सब कुछ आपको समझना, डेली शेड्यूल आपको बनाना है कि मुझे 4 बजे उठना है, 5 बजे उठना है, 6 बजे उठना है, या 10 बजे सोना है, 11 बजे सोना है, इस टाइम खाना खाना है, इस टाइम वॉक पे जाना है, इस टाइम मुझे पढ़ना है। कम से कम 8 आवर्स का आपको क्या करना है, टाइम टेबल यहाँ से बनाना ही बनाना है, तो काम आसान होगा। लास्ट के 4 मंथ्स की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ से, क्लियर है? तो ये कुछ बेसिक बातें थी जो मैंने आपको बताई। आई होप ये काफी हेल्पफुल आपके लिए रहेगी, और इस पर आप इम्प्लीमेंट करेंगे, उतरेंगे ग्राउंड लेवल पे काम करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि जाके चले गए फावड़ा लेके खेत में, ग्राउंड तो वही है सर, नहीं। स्टिक रहिए जो भी आप शेड्यूल बना रहे हैं। और भी किसी टाइप का आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन कम खुले, वहाँ कमेंट कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।